नमस्कार। पॉडकास्ट की दुनिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया कई हिस्सों में बटी हुई दिखाई दे रही है और कई जगह अलग अलग ढंग से लोग एक दूसरे से संघर्षरत हैं, यानी युद्ध की स्थिति में हैं या युद्ध की कगार में हैं। और वैसे में आप अगर बात करें ईरान और इजराइल की, तो यहाँ की स्थिति बिल्कुल ही एक अलग ढंग की हो जाती है, जिसमें बहुत सारे एंगल जुड़ते हैं और इतने सारे एंगल हैं, इतने सारे आयाम हैं कि उस पर अगर चर्चा न करें, और कई बार तो ऐसा लगता है कि दिन भर इसी मसले पे चर्चा करें। ईरान में क्या हो रहा है, ईरान के साथ कौन है, कौन कौन से देश, और खासकर अपना देश यानी भारत किसके साथ है, ईरान के साथ है या इजराइल के साथ है, और इजराइल आखिर ईरान पर हमला क्यों बोले हुए है, ये सब हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं आपको, लेकिन हर बार लगेगा कि कुछ ना कुछ नया हम इस पॉडकास्ट में लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात, नई बात कह दें कि इस मसले पे कई लोग अलग अलग ढंग से बात करते हैं, कई अलग अलग विश्लेषकों को लेकर बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ दो हमारे सहयोगी हैं, दो विश्लेषक सहयोगी, एक आंचल हैं और एक आराधना है। आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में, इस पॉडकास्ट में। और सबसे बड़ी चीज़ इसलिए मैं कहा कि दो बहुत विश्लेषकों की जब बात होती है तो दो बड़े विश्लेषक हमारे साथ भी हैं। लोगों को लगता है कि हाँ, विदेश की बात है, महिलाएं क्या बात करेंगी, कितनी बात करेंगी, लेकिन मैं आप दोनों को स्पेशली लेके आया हूँ इस पॉडकास्ट में कि आप लोग बात करेंगी और आप लोग बताएंगी, समझाएंगी कि आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले आपसे ही समझना चाहता हूँ आंचल कि आखिर इजराइल ने हमला क्यों बोल दिया। अगर कोई भी नॉर्मल राह चलते हुए कोई बच्चा भी पूछे कि ईरान ने आखिर किया क्या था, ईरान का कोई बच्चा बोले कि हमने किया क्या था कि आसमान से आप बरसा रहे हो, बम बरसा रहे हो, है क्या, जरा बताइए। जी राजीव जी, मैं आपको बता दूं कि इजराइल को ऐसा लगा कि ईरान जो है वो परमाणु बम बना रहा है अपने देश में, जो ऐसा नहीं कर सकता, ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसकी आशंका इजराइल को थी। तो इजराइल ने ऐसा सोचकर उस पर हमला कर दिया। अचानक से 13 जून को हमला कर दिया ईरान ने इजराइल पर, और उसका पलटवार जो है ईरान की तरफ से भी किया गया। 150 से ज़्यादा मिसाइलें जो हैं इजराइल पर दागी गई। और जो जगह थी इजराइल में, तेल अवीव की बात की जाए तो तेल अवीव में जो इमारतें थी वो ज़मींदोज़ हो गई, और वहाँ के लोग जो है और वहाँ के जो हालात, जो मंजर दिखाई दे रहा था वो एकदम गज़ा की तरह था। जिस तरीके से गज़ा में देखने को मिल रहा था, उस तरीके का मंजर जो है इजराइल में देखने को मिला। और जिसके बाद दोनों ही देशों के बीच में जंग छिड़ गई। दोनों ही देशों के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है वो अभी भी जारी है, देखने को मिल रहे हैं। दोनों की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, और ऐसे में आज 7 दिन से शायद एक सप्ताह का वक्त गुजर चुका है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि और 13 तारीख की बात है, और आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो आज 19 तारीख है, 19th है, तो 7वां दिन है। और 7 दिन में लेकिन बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ इजराइल में एक तरफ इजराइल ने शायद ये सोचा होगा, आंचल जो आप बता रही हैं, शायद सोचा होगा कि हम एक दो बार धमका देंगे, एक दो मिसाइल गिरा देंगे, ईरान शायद डर जाएगा और वो आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ शायद दिखाई नहीं दे रहा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इजराइल को ऐसा लगा था कि अगर हम पहले हमला करते हैं और बिना बताए हमला करते हैं तो शायद ईरान हमारी धमकियों से डर जाएगा, हम मिसाइलें दागेंगे उन पर, तो वो शायद इस खौफ में डर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान ने उतनी मजबूती के साथ पलटवार भी किया, और देखा जाए तो अब इजराइल जो है वो खुद ही ईरान के सामने कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम इजराइल की बात करें, नेतन्याहू जो हैं, उनका वहाँ जो के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जी बिल्कुल, तो वहाँ पे इजराइल में उनका विरोध होते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि उनका विरोध पिछले काफ़ी समय से बढ़ता जा रहा है। जब से गज़ा का युद्ध छिड़ा है, देखा जाए तो इजराइल और गज़ा के बीच में जब से कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है, तब से ही उनका विरोध बढ़ता जा रहा है इजराइल में। और वहीं अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान में जो खामेनेई है, अली खामेनेई, सर्वोच्च नेता, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो ऐसी की ऐसी बरकरार है, और जो वहाँ की जनता है वो उनका साथ भी दे रही है। तो इसमें जो ईरान, मतलब ये दो बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हैं। ये एक तरफ ईरान है जहाँ की जनता अपने टॉप लीडर के साथ है, सुप्रीम लीडर कहलाते हैं अयतुल्लाह अली खामनेई जो है। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो अपने इंटरनल विरोध का सामना कर रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू आज की तारीख में अगर वो कुर्सी से उतर गए तो उनको जेल की सज़ा होगी,
जी। 12 साल तक की सज़ा हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है। तो एक अजीब स्थिति है दोनों राष्ट्रों में, और बहुत तुलनात्मक ढंग से देखा जाए आराधना तो ये दिखता है कि यहाँ जनता का साथ है, ईरान में खामनेई को अपनी जनता का साथ है, और कल खामनेई ने संबोधित भी किया है अपने आवाम को। और खामनेई ने अपनी आवाम को तो संबोधित किया ही, और साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया है कि ईरान नहीं झुकेगा। मतलब अगर हम देखें, इजराइल के साथ अनकंडीशनली अमेरिका खड़ा है। अमेरिका युद्ध में भले डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, और जाहिर सी बात है अमेरिका अभी इन्वॉल्व हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो युद्ध का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और ईरान ने भी यही धमकी भी दी अमेरिका को, जो अमेरिका बार बार कह रहा है ईरान को कि तुम सरेंडर करो, अनकंडीशनल सरेंडर करो। डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति अमेरिका के, वो यही कह रहे हैं। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया, खामेनेई ने लोगों को संबोधित किया और ये साफ कर दिया कि ईरान नहीं झुकेगा। तो एक तो आपने अपने दुश्मनों को, अभी तो दुश्मन ही कहेंगे क्योंकि आप जंग में हो, तो अपने दुश्मनों को उन्होंने ये साफ कह दिया कि ईरान नहीं झुकेगा, और साथ ही साथ लोगों को भी ये बात क्लियर कर दी कि उनकी जो गवर्नमेंट है, जिनकी छत्र छाया में आप हो, वो आपके ऊपर खड़ी है, पूरी मजबूती से खड़ी है, और आपका देश कमज़ोर नहीं है। तो उन्होंने तो लोगों का वोट बटोर ही लिया। लेकिन अगर नेतन्याहू की ही बात करें हम राजीव जी, तो जैसा अभी आंचल ने बताया कि नेतन्याहू अपने ही देश में काफ़ी विरोध का सामना कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। गजा के साथ 2023 से युद्ध चल रहा है, और हाँ, युद्ध में ना सिर्फ इजरायली सेना, इजरायली हथियारों का भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। और गजा युद्ध को लेकर इजराइल अपने देश में छोड़िए, वैश्विक स्तर पर इजराइल की कितनी निंदा हो रही है, इजराइल के खिलाफ कितनी आवाज़ें उठ रही हैं, और ऐसा साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि मानवाधिकारों का हनन हो रहा है गजा में। बिल्कुल। इजरायली हमलों, इजराइल जिस तरह से वहां पे हॉस्पिटल्स को निशाना बना रहा है, आम लोगों को, वहां की जो आवाम है उन पर निशाना बना रहा है। आपकी दुश्मनी एक सरकार से हो सकती है, एक संगठन से हो सकती है, लेकिन आप आम लोगों से तो दुश्मनी नहीं पाल सकते ना। वही आम लोग, आपके देश के वही आम लोग आपको उस कुर्सी पर बैठाए हैं, और दूसरे देश के वही आम लोगों को अगर आप निशाना बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल इसके खिलाफ आवाज़ उठनी भी चाहिए। और इसमें इजराइल को भी उतना ही नुकसान हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि इजराइल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इजराइल की आम जनता झेल रही है। अभी इसी युद्ध की अगर हम बात करें तो कितने लोग मेट्रो स्टेशन पर सोए हुए थे। अभी विजुअल्स आए थे थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले के शायद विजुअल्स हैं, कि मेट्रो स्टेशन में लोग अंडरग्राउंड रात बिता रहे हैं। वहीं गद्दे लगे हैं एक लाइन से, और खाने का सामान रखा है, बैग लेके छोटे छोटे लोग पहुंचे हुए हैं। उनके लिए आसान है ये, हम दूर बैठे शायद लोगों के लिए फैंटेसी लग रहा होगा कि कैसे। तस्वीरें देखकर खूबसूरत भले लगती हों, लेकिन ये जब आप झेलते हैं, खुद अगर उस जगह पे मौजूद होते हैं, तो आपको समझ में आता है कि कितनी तकलीफ़ है। अपने यहाँ देखो ना, या चाहे बाढ़ आती है, इसी दिल्ली में जी, यमुना किनारे, रोड के किनारे जब शेल्टर होम्स बनते हैं, वहाँ तंबू गाड़ के और लोगों को जब निचले इलाके से ऊपर लाया जाता है, तो कितनी खराब हालत होती है। आप मणिपुर का देख लीजिए, मणिपुर जो शरणार्थी शिविर में लोग रह रहे हैं, कितनी बार मैं तो जाके देख के आया हूँ। बिल्कुल, आप उन शिविरों, मैं तो मणिपुर गया हूँ, जाके देख के आया हूँ, उन शिविरों में जाके देख के आया, क्या स्थिति है। राहुल गांधी गए थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर, वो भी उस समय गए थे, हम लोग भी उसी दौरान गए थे, तो वो एक अलग स्थिति है, अभी भी है। तो वो चाहे इजराइल हो, गजा हो, इजराइल गजा पट्टी के लिए लड़ रहा है, हमास से लड़ रहा है, फिलिस्तीन को तबाह कर रखा है, ये हम लोग देख रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल दूसरे छोर पे, दूसरे किनारे पे लड़ रहा है, वो ईरान से आपने मोर्चा खोल रखा है। ये भी सुनने में आ रहा है कि लगभग 1.25 साल का वक्त गुजर गया गजा से लड़ते लड़ते, और वहाँ पर अब इजराइल के पास उतने हथियार नहीं हैं, उतने तोप बारूद गोले नहीं हैं जितने होने चाहिए, क्योंकि आपको ईरान से भी लड़ना है, और ऐसे में वो देख रहा है अमेरिका की तरफ। बिल्कुल। लेकिन अगर अमेरिका इसमें कूदता है तो परिस्थिति दूसरी हो जाएगी, तब शायद एक तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ दुनिया न चली जाए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, और ऐसे में अगर अमेरिका की भी एंट्री हो जाती है, वैसे तो इस मसले पर जो दुनिया है वो 2 भागों में बटी हुई है, लेकिन अगर अमेरिका इजराइल का साथ दे देता है और वो इस तरफ से हमले करता है ईरान पर, तो हो सकता है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर हम लोग देखने को मिले। क्योंकि अगर हम हाल ही की बात करें, रूस साथ में आएगा ईरान के साथ में, पाकिस्तान कह रहा है हम ईरान के साथ में हैं, चाइना कह रहा है हम ईरान के साथ में हैं। अगर चाइना और रूस, पाकिस्तान को छोड़ भी दो आप, चीन और रूस अगर ईरान के साथ हैं, अमेरिका अगर उधर इजराइल के साथ में, तो हो गया, दुनिया बट गई। अब यहाँ पे ये आएगा आंचल की भारत हमारा किधर है हमारे मोदी जी हमको किधर लेके जा रहे हैं, ये सवाल तो आएगा। जी बिल्कुल, सवाल तो आप सही कर रहे हैं कि
भारत किस तरफ है, क्योंकि भारत का रुख सब लोग जानना चाहते हैं। भारत एक अहम देश है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो खुलकर तो भारत ने किसी को समर्थन नहीं किया है, लेकिन देखा जाए तो पीएम मोदी जो है वो इजराइल को समर्थन दे रहे हैं पीछे से। अब वो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि अगर युद्ध होता है, युद्ध की स्थिति बनती है, तो भारत किस तरफ होगा। सही सही कह रही हैं। शुरुआत में तो भारत ने शांति की ही वकालत की थी, जो भारत का हमेशा से रुख रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम मौजूदा हालात को देखें, अगर भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस को देखें फिलहाल कैसे हैं, तो उसमें ये ज़रूर है कि इजराइल से भारत के संबंध पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर हुए हैं। तो यहाँ भारत के लिए भी ये चुनाव करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है कि वो इजराइल से बेहतर हुए हैं, लेकिन ईरान से हमारे पुराने संबंध हैं, पारंपरिक संबंध हैं। खामनेई का जो रूट है 400 साल पुराना है और उत्तर प्रदेश का बाराबंकी है। खामनेई जो आज आयतुल्लाह अली खामनेई हैं सुप्रीम लीडर, वो यहीं बाराबंकी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, मतलब उनका पूर्वज उनके। तो और कई, इतना ही नहीं, अपने यहाँ भी देखिए, अपने देश में अलग अलग जगहों पे जाइए तो चाय खाने मिलेंगे, ईरानी चाय खाना मिलेगा आपको। यहाँ हिंदुस्तान में भी आप खासकर अगर मुंबई महाराष्ट्र जाते हैं और भी कई जगहों पे ईरान की बहुत सारी चीज़ें हैं। ईरान के साथ में हमारा पारंपरिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, हमारा उसके अलावा हम ऑयल गैस ये सब इंपोर्ट करने का, नेचुरल रिसोर्सेज का, और सबसे बड़ी चीज़ कि जब अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, जब हमारे पास डॉलर्स की कमी थी, तो दुनिया के 2 देश ऐसे थे जहां से हम रुपी और उनके जो करेंसी में हम ट्रेड करते थे। एक देश रशिया, सोवियत संघ, और दूसरा देश ईरान। तो हम उस ढंग से आज भी ईरान के साथ वैसा ही रिलेशन है। हम डॉलर नहीं देते हैं, या ईरान को जो भी हम सामान देते हैं वो हमसे डॉलर में नहीं खरीदता। इंटरनेशनली डॉलर चलता है, जो हार्ड करेंसीज हैं उसमें हम सामान खरीदते हैं, वो महंगा पड़ता है। लेकिन आपके पास डॉलर का अपना रिजर्व है, और कहा जाता है, माना जाता है कि अगर फॉरेन करेंसी का रिजर्व आपके पास है, आपके पास अगर गोल्ड रिजर्व है, तो आप उतने ही मजबूत अर्थव्यवस्था हैं। जैसे अभी हम कहते हैं कि 4th अर्थव्यवस्था हो गया, 4थी नंबर के अर्थव्यवस्था हो गया, इकोनॉमी हो गया। तो उस लिहाज से कितना मजबूत रिश्ता रहा है हमारा ईरान के साथ में। वैसे में भारत अगर इजराइल की तरफ देख रहा है, तो भारत के लिए मतलब ये एक लंबे समय से ये कहा जाए कि हम सीधा जा रहे थे या हम बाएं जा रहे थे, हमने यू टर्न ले लिया, दाहिने, मतलब यू टर्न ना कहें, हम दाहिनी साइड चलने लगे। तो ये हो गया, आपने पूरा का पूरा रास्ता बदल लिया है। वो रास्ता बदलने से जो जियोपॉलिटिकल सीन है उसको भी हम चेंज होते हुए देखेंगे। जो दुनिया के 2 भागों में बटे रहने की बात आंचल आप कह रही थी कि ये 2 भागों में बटी हुई दुनिया दिखाई देती है। एक तरफ अमेरिका दिखता है, दूसरी तरफ रशिया अगर आ जाता है ईरान के साथ, तो फिर और चाइना आ जाता है ईरान के साथ, तो भारत किधर है? हमारा वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था, जब थर्ड वर्ल्ड की बात होती थी, जब नेहरू, टीटो, नासिर की बात होती है, तो वो थर्ड वर्ल्ड भी आज की तारीख में दिखाई नहीं देता। हम तो वहाँ हैं ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री वहाँ हमको लेके जाते हुए दिखाई नहीं देते। इसलिए, लेकिन चलिए, ये भारत की अपनी नीति है, रीति है, और उसमें भारत किस दिशा में, भारत के प्रधानमंत्री किस दिशा में लेके जाएंगे इस देश को, वो हम लोग देखेंगे। 11 साल से देख ही रहे हैं किस दिशा में हम जा रहे हैं। लेकिन जब हम ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, तो बहुत कुछ यहाँ अलग अलग खेमों में बटा हुआ दिखाई देता है। ज़रा और इसको थोड़ा सा विस्तार देते हैं और समझने की, आप लोगों के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि आप एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कर रही थी, आप दोनों ने इस पर चर्चा की कि आवाम वहाँ की, इजराइल की जनता इजराइल के लीडरशिप के साथ नहीं दिखाई देती है, जबकि ईरान की जनता ईरान के लीडरशिप के साथ दिखाई देती है। अगर ऐसा है तो क्या लगता है आंचल, आप दोनों से ये सवाल है मेरा, हालांकि पॉडकास्ट में कोई सवाल जवाब नहीं चलता, लेकिन फिर भी मैं सवाल कर रहा हूँ आप लोगों से, क्या लगता है कि अगर जनता आपके साथ है, 2 देश दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक देश की जनता है, क्या खामनेई की सबसे बड़ी ताकत यही मानी जाए कि वहाँ की जनता आज उसके साथ है? क्या सबसे बड़ी कमज़ोरी नेतन्याहू की यही मानी जाए कि वहाँ उनकी जनता उनके साथ नहीं है, ये माना जाए? जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं राजीव जी एकदम सही है। अगर देखा जाए तो जनता बहुत बड़ा जो है ना किरदार निभाती है सरकार के लिए। अगर जनता है वो जो हमें फर्श से अर्श पर बिठा देती है, और वही जनता हमें अर्श से फर्श पर मिला देती है। तो अगर देखा जाए
इजराइल के जो पीएम है नेतन्याहू, उनके पास जनता की पावर नहीं है। जनता जो है उनका विरोध कर रही है लगातार, पिछले 2 सालों से लगभग देखने को मिल रहा है। चुनाव हारते हैं, हाँ, वो तो चुनाव भी अगर- मिलीजुली सरकार बना रहे हैं, तो वो तो साफ पता है। हाँ, जी जी, बिल्कुल। गजा की बात की जाए तो गजा में जो 2 साल पहले युद्ध शुरू हुआ, अगर उससे पहले हम बात करें, उससे पहले 1.5 साल में 3 बार चुनाव हुआ था इजराइल में, जब पीएम जो है नेतन्याहू बने थे, और वो भी अकेले नहीं, वो सांठगांठ के साथ बनाए गए थे पीएम। और अगर ये जंग रुक जाती है इजराइल और ईरान वाली, तो हो सकता है कि फिर से चुनाव होंगे इजराइल में, और चुनाव के बाद उनकी कुर्सी जानी तय है, क्योंकि वो जेल भी जाएंगे और उसके बाद कुर्सी भी उनकी चली जाएगी। तो इस डर से शायद वो नहीं चाहते कि ये जंग रुके, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं, ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जंग रुकती है तो इसका खामियाजा जो है वो नेतन्याहू को भुगतने को मिलेगा। और वहीं अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान की जनता उन्हें बहुत पसंद कर रही है, अली खामेनेई को, और जब जनता का पावर उनके साथ है तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पे, चलिए पावर है, उस पर तो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इस पावर के कारण जनता आज खामनेई के साथ है? इस युद्ध को, इस जंग को, कॉन्फ्लिक्ट ही कह रहे हैं, अभी अभी जंग की शुरुआत नहीं कह रहे हैं, जंग का ऐलान अगर हो जाता है तो फिर जंग, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ते हुए देखा जाए कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट, और हम, क्योंकि खामनेई ने कह दिया है कि हम सरेंडर नहीं करने वाले। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा अनकंडीशनल सरेंडर, उसके बाद इन्होंने ट्वीट एक के बाद एक 3 ट्वीट किए, और सबसे बड़ी चीज़ खामनेई ने हिंदी में भी ट्वीट किया है। खामनेई का ईरानी के अलावा हिंदी में भी ट्विटर अकाउंट है। कल मैं जब अपने प्रोग्राम के लिए कर रहा था तो देखा, अरे हिंदी में भी ट्रांसलेशन क्यों कर रहा हूँ इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी ऑलरेडी है, लिखा है उन्होंने। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं कोई सरेंडर नहीं करने वाले, आप धमकाते रहो, मैं आपकी धमकियों से नहीं डरने वाला, मेरे साथ मेरे देश की जनता है। तो क्या लगता है आपको कि क्या सचमुच ये देश की जनता जब कह रहे हैं तो एक ताकत वो ऐसी है कि ये लड़ाई हम और आगे बढ़ाएं? राजीव जी, जब हम ईरान और इजराइल की इस लड़ाई को देखते हैं तो इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी परमाणु संयंत्रों को लेकर। हाँ। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता चल रही है, और अमेरिका कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है ईरान को कि तुम परमाणु संयंत्रों को जो एकत्रित कर रहे हो, ये उसको छोड़ दो, यूरेनियम संवर्धन जो है तुम्हारा, उसको छोड़ दो, क्योंकि उनका डर है, जो वो कह रहे हैं, उन्हें डर है कि ये परमाणु बम बना लेगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल की ही बात करें तो तब से ही ईरान के साथ इसे लेकर अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, वो टसल तब से चली आ रही है। और अब जब ऐसा है कि दोनों देश एक टेबल पे बातचीत के लिए आ गया है, लेकिन 2-3 बार वार्ता के बावजूद कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई आउटकम नहीं निकला, तो इजराइल तो वेट ही कर रहा था, क्योंकि इजराइल को डर है कि मैं पड़ोस में हूं और अगर इसके पास परमाणु बम आता है तो मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। ये इजराइल का खौफ है, और इसलिए वो बार बार ईरान पर हमले की तैयारी में था और अमेरिका उसे रोक रहा था। लेकिन अचानक से इजराइल ने बिना बताए हमला कर दिया, और उसे अंदाजा नहीं था कि ईरान सरवाइव कर जाएगा और ईरान इतने पावर के साथ रिवर्ट बैक करेगा, इतने पावरफुली वो जवाब देगा कि इजराइल के पास भी अमेरिका की ओर देखना पड़ेगा इजराइल को कि अब क्या करें। अगर वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट अभी हाल में आई थी, उसने दावा किया कि इजराइल के पास तो अब हथियार ही नहीं बचे हैं, ऐसे इंटरसेप्टर जिनसे वो ईरान की मिसाइलों को रोक रहा था, अब वो खत्म हो चुके हैं। तो डेफिनेटली इजराइल बहुत ही वीक पोजीशन पे है यहाँ पे, और उसे अमेरिका की मदद चाहिए। लेकिन इन सब के बीच एक और थ्योरी निकलकर सामने आ रही है कि ये सारा मुद्दा परमाणु बम का था ही नहीं, वो खामेनेई को हटाना चाहते हैं। ईरान में सरकार बदलने की कोशिश के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, और इन सब के पीछे हाथ अमेरिका का बताया जा रहा है। और अगर इस थ्योरी को देखें तो बहुत गलत नहीं कहा जाएगा राजीव जी, क्योंकि अमेरिका को हमेशा से आदत रही है, अमेरिका सुपर पावर है, और ये बात हमेशा जताने की कोशिश की है अमेरिका ने। और जब से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आए तब से तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट, उनके सारे फैसले वैसे ही हैं, अमेरिका फर्स्ट जैसे, चाहे वो टैरिफ का हो, चाहे वो अप्रवासियों का हो, मतलब मागा है ना उनका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हाँ, मागा चल रहा है, उन्होंने उसी हिसाब से उधर मिडिल ईस्ट के लिए भी मेगा बोला है, मेक मिडिल ईस्ट ग्रेट अगेन बिल्कुल बोला है उन्होंने। लेकिन ये सही आप कह रही हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि
ये आपने बहुत सही पॉइंट यहाँ पर रेज किया है कि वहाँ रिजीम बदलने की बात चल रही है, वहाँ की सत्ता परिवर्तन की बात है, तख्ता पलट की बात है जी। और उसमें कई लोग नजरें गड़ाए हुए हैं। वहाँ का जो निर्वासित क्राउन प्रिंस हैं रज़ा पहलवी, वो भी उनके बारे में भी कहा जा रहा है, क्योंकि शाह उनके पिताजी जो थे शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी, और जब ये परिवर्तन हुआ, तख्ता पलट हुआ, इस्लामिक क्रांति वहाँ आई, 1979 की बात है, और उसके बाद खुमैनी सत्ता पर काबिज हुए। खुमैनी ने अपने हिसाब से, लेकिन ईरान के ऊपर अभी भी सैंक्शंस हैं, अमेरिका परस्ती नहीं है ईरान में, और ईरान में अमेरिका बेस चाहता है। हाँ। अमेरिका चाहता है, जो आप कह रही हैं, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, कि अमेरिका चाहता है कि जैसे कुछ और मिडिल ईस्ट के देशों में, और ख़ासकर पड़ोसी देश इराक को हम कैसे भूल सकते हैं, 8 साल तक युद्ध लड़ना, उसके बाद फिर इराक में सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटकाना, ये कहते हुए कि केमिकल वेपन्स हैं, और आप केमिकल वेपन्स का हवाला देते हुए आप उनको सद्दाम हुसैन की सत्ता ही नहीं लेते हैं, बल्कि पपेट सरकार बना लेते हैं, कठपुतली सरकार बनाते हैं। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि कोई भी वहाँ रासायनिक ये हथियार नहीं मिले, इनकी मौत के बाद कुछ भी ऐसा केमिकल हथियार वेपन नहीं है। तो आप आज कह रहे हैं, यही बात तो यहाँ हो रही है। कहानी बिल्कुल वैसी है, वैसी यहाँ है। पे भी कहानी तो वही है जी। ईरान को कहा जा रहा है कि ईरान को, परमाणु बम है। जैसे शुरुआत में कह रही थी आंचल कि हाँ आप कह रहे हैं कि आप बना सकते हैं, 1 महीने में कम से कम 8 से 9 बम बना सकता है ईरान, इतना उसके पास यूरेनियम भंडार हो चुका है, और उसको रोकने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। क्या सचमुच यही है या सत्ता परिवर्तन है? और सत्ता परिवर्तन है तो क्यों है, ये भी एक है। चलते चलते इस पे भी बात कर लें कि आखिर अमेरिका क्यों चाहता है कि खामनेई को हटा दिया जाए। अमेरिका, मैं आपको बताऊं राजीव जी, अमेरिका इसलिए ये सब कर रहा है, जहां तक लगता है कि अमेरिका ये चाहता है कि जो वहाँ की सरकार हो ईरान की, वो उसकी कठपुतली सरकार हो, उसके हाथों की कठपुतली हो, क्योंकि हमेशा से ट्रम्प की जो नीति रही है कि अमेरिका फर्स्ट, तो उस तरीके से वो चाहता है कि जो उस पर कब्जा हो ईरान पर, वो अमेरिका का हो। इस तरीके की बातें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। हाँ, उसमें ये भी है कि वहाँ के जो संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तेल और गैस में ईरान काफ़ी आगे है, इन सब पर कब्जा हो अमेरिका। इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी राजीव जी, अभी जब यूक्रेन और अमेरिका के बीच ही देखिए खनिज संसाधनों की डील हो गई, आखिरकार यूक्रेन को अमेरिका ने झुका लिया। और वो पूरे टसल का मुद्दा क्या था, ये संसाधन ही थे। तो ईरान में भी निकलकर वही सामने आ रहा है ना कि अमेरिका को वहां के रिसोर्सेज चाहिए, और वो भी अपने फुल कमांड में। और ईरान अगर शुरुआत से अमेरिका के सामने खड़ा है, 2018 के दौर से अगर खड़ा है, वो झुका नहीं अमेरिका के आगे, लाख सैंक्शंस लगा लिए गए तब भी, तो अब भी ईरान तो नहीं झुकेगा। तो अमेरिका के पास रास्ता क्या रह गया? सत्ता परिवर्तन। इसी के जरिए अमेरिका अगर अपने पसंद की सरकार वहां बना ले जो अमेरिका फेवर्ड हो, तो शायद अमेरिका को ये सारी चीजें आसानी से मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और इसमें एक एंगल और भी है, एक एंगल चीन का भी है। हाँ। अब अगर यहाँ पे अमेरिका आता है और यहाँ अगर ईरान की हार होती है, तो इनडायरेक्ट रूप से चीन को भी झटका लगेगा, क्योंकि चीन जो है वो ईरान चीन रेल कॉरिडोर बना रहा है, जो रेल से ईरान से तेल और ऐसी चीज़ों को रेल से लेकर अपने देश तक लेके जाए, चीन तक लेके जाए। क्योंकि पश्चिम के देशों से बचते बचाते ईरान से तेल लेके जाना चाइना के लिए बहुत आसान होगा अगर रेल कॉरिडोर बन जाता है तो चाइना को इसमें, और उस चाइना भी दोनों के बीच भी करेंसी का ही है, एस्क्रो जो सिस्टम है उसी में ट्रेड है, जैसे अपने साथ ट्रेड का है। यानी चाइना भी अपनी करेंसी देता है और वो उसकी करेंसी से लेता है। यहाँ डॉलर का खेल नहीं है। जब डॉलर का खेल नहीं है तो पश्चिम के देशों से हमको लेना देना नहीं है, हमको अमेरिका से लेना देना नहीं है, हमको इंग्लैंड से लेना देना नहीं है। तो ये यहाँ पर अगर दो बातें यहाँ हैं, चलते चलते हम ये कर लें। एक तो ये कि अगर ईरान की हार होती है तो इसमें चाइना को झटका लगेगा, कई और देशों को झटका लगेगा, लेकिन पश्चिम इससे खुश होगा। यानी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसमें अमेरिका है, इंग्लैंड है, पूरा यूरोपियन यूनियन है, ये सब खुश होंगे। रशिया थोड़ा डाउन होगा, इसलिए क्योंकि रशिया के वेपन्स, रशिया का जो मिडिल ईस्ट पे जो एक मजबूती है, पकड़ है, वो पकड़, क्योंकि पश्चिम पे अब पकड़ नहीं है। हमेशा ही रूस ने, चाहे जब यूएसएसआर था तब भी वो
वो अमेरिका से लड़ता था, दो ध्रुवीय देश अगर दुनिया बन गई थी तब भी, तो उसके साथ तो संबंध बनेंगे नहीं। संबंध उसके भारत के साथ थे, संबंध मिडिल ईस्ट के साथ थे। मिडिल ईस्ट का एक देश और कमज़ोर होगा, ईरान कमज़ोर होगा तो रशिया कमज़ोर होगा, ईरान कमज़ोर होगा तो चीन कमज़ोर होगा। दूसरी तरफ अगर इजराइल जीत जाता है तो इजराइल आंखें तरेरेगा और इजराइल गजा पट्टी पे हमला और बढ़ाएगा। वो फिलिस्तीन को निस्नाबूद करना चाहेगा, फिलिस्तीन का नक्शे से मतलब बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहेगा, दुनिया के नक्शे से फिलिस्तीन को। बिल्कुल। और इसका असर टर्की पे भी पड़ेगा, इसका असर दूसरे और भी अरब देशों पे पड़ेगा। तो बहुत कुछ है जिस पे आगे बात करनी चाहिए। तो एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को हम इस दोनों देशों के जंग के बाद कौन जीतता है या कौन हारता है, इस पर हम लोग निर्भर करेंगे, पूरी दुनिया निर्भर करेगी। लेकिन ये हम ज़रूर मनाएंगे कि ये वार जो है इसमें अमेरिका न कूदे और ये तीसरे युद्ध की तरफ यानी तीसरी जंग की तरफ दुनिया न बढ़े, इसकी ज़्यादा हम उम्मीद करें कि ऐसा ही हो। कोई नहीं चाहेगा राजीव जी कि जो 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी ने देखा, वो शायद पूरी दुनिया अब दोबारा कहीं नहीं देखना चाहेगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो भयावह था। और अभी भी हिरोशिमा या नागासाकी जाइए, वहाँ के लोगों से मिलिए, या कई लोग तो रोते हैं, जापान के लोग, इसलिए जापान ने अपनी सेना उसके बाद से कि हम किसी के साथ नहीं हैं और न ही किसी लड़ाई में हैं, ये कसम खाकर जापान आगे बढ़ता रहा है, डेवलप करता रहा। तो जापान की बात भी बाद में करेंगे, लेकिन बहुत मज़ेदार है ये सब्जेक्ट बहुत मज़ेदार है। आप लोगों से चर्चा करके भी मज़ा आ गया। इस विषय में और चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन आज चूँकि समय ख़त्म हो रहा है तो इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों, एक चर्चा, और ये जंग है क्या, ईरान और इजराइल के बीच जो कुछ चल रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में ही आपको हम समझाने बताने की, या हम लोगों के चर्चा के ज़रिए आप भी समझने और चाहें तो कमेंट बॉक्स में अगर हम लोगों ने कोई गलती की हो तो उसमें लिख भी सकते हैं। कुछ ज्ञान हमारा भी कम रहता है कई बार, तो आप कमेंट में लिखिए ज़रूर। और ऐसे ही पॉडकास्ट अगर कुछ और देखना सुनना चाहते हैं आप तो ज़रूर लिखिए, वो भी लिखिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगेगा कि आपकी भी सलाह मिल रही है और आपकी भी कुछ फरमाइश है, तो उसका पालन हम करने की कोशिश करेंगे। और हमारे दोनों सहयोगी साथियों के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।